कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, फाइनली आज इसका तीसरा क्लास हम लेने वाले हैं। किसका भाई? तो प्रकाश के प्रवर्तन, अपवर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का आज तीसरा क्लास होने वाला है। पिछले 2 क्लास में हम जो कुछ भी आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं, इसके आप दीवाने बन गए हैं, ठीक है ना। ये प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर बहुत सारे बच्चों को बहुत हार्ड लगता था, लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को बहुत आसान लगने लगा है। तो प्यारे बच्चे, आज भी एकदम उसी अंदाज में, एकदम निराले अंदाज में हम आपको प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पढ़ाएंगे। और प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में जो कुछ भी आपको डाउट है उसे प्यारे बच्चे हम दूर करेंगे। सबसे पहले हम आज का ये तीसरा क्लास शुरू करें, इससे पहले हम आप लोगों से एक गुजारिश करेंगे कि आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अपने सभी दोस्तों के बीच में हर एक जगह पर आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। हर एक जगह पर आप लोग क्लास को क्या कर दीजिए बाबू? शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ रहे थे और आज का ये क्लास काफी ज्यादा शानदार होगा। देखिए प्यारे बच्चे, आज हम लोग का जो मुख्य टॉपिक है, जो पढ़ना है, वो पढ़ना है पार्श्विक विस्थापन, वो पढ़ना है अपवर्तनांक, वो आज पढ़ना है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये सब टॉपिक आज हमें मुख्य रूप से पढ़ने हैं। अगर हम विस्तार से चलेंगे ना तो सिर्फ पार्श्विक विस्थापन और अपवर्तनांक में हमको ये चैप्टर पार कर देगा, ठीक है ना। ये क्लास आज का पार कर देगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बताया भी जाए। देखिए, दिक्कत तो ये भी होता है ना, अगर चैप्टर को ज्यादा लंबा खींचेंगे तो आप लोग कहेंगे कि गुरुजी लंबा खींच रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा जल्दी। तो इस वजह से ये भी रहता है कि नहीं भाई, बच्चों को समय पर चैप्टर भी खत्म होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा क्लास होगा तो बच्चों का शिकायत आएगा कि लंबा खींच रहे हैं। लंबा खींचने का मतलब टीचर में दोष है, ये तो आप लोग का पुराना कहावत है क्या। लेकिन दूसरा कारण सोचते ही नहीं है कि लंबा खींच रहे हैं मतलब कुछ एक्स्ट्रा समझा रहे होंगे, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहे होंगे, ये भी तो होता है ना। तो चलिए फाइनली आज हम आपको पढ़ाते हैं बाबू, बताते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे टॉपर 2.0 बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं, वो सभी बच्चे टॉपर 2.0 बैच में अपना एडमिशन ले लीजिएगा। फी है मात्र 999, सिर्फ और सिर्फ बाबू 1 साल के लिए, ठीक है ना। फी है मात्र 999, कितने दिन के लिए? मात्र और मात्र 1 साल के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और टाइम टेबल तो आप लोग को पता ही है, सवा के सब कुछ पता ही है। सबसे पहले हम आप लोग को ना एक ऑफर देते हैं। ऑफर ये है प्यारे बच्चे कि आप लोगों को पिछला 2 क्लास में जो कुछ भी डाउट रहा है ना, वो हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि अगर मन में डाउट लेकर के आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए चांस आपको देते हैं कि आपके मन में जो भी डाउट है, आपके मन में जो भी सवाल है, आपके मन में जो भी झिझक पैदा हो रहा है कि सर जी ये चीज क्या होता है हमें समझ में नहीं आया, ये चीज क्या होता है हमें समझ में नहीं आया, तो वो चीज पूछ लीजिए हमसे आप, क्योंकि प्यारे बच्चे डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। और अगर आज के इस क्लास में अगर पहले वाला ही डाउट पेंडिंग रहेगा तो ये क्लास शायद आपको समझ में ना आए। इसलिए हम आज आपको एक खुला ऑफर दिए हैं कि पहले आप हमसे ना अपना डाउट ही पूछ लीजिए। और अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है, अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो फिर आप लोग हमसे कमेंट में ये चीज लिख करके भेज सकते हैं। अगर प्यारे बच्चे कोई डाउट नहीं है तो फिर आपसे अनुरोध है कि आप इसको भेज दीजिए जल्दी से, ठीक है ना। अगर मन में डाउट है तो जल्दी से प्यारे बच्चे पूछ लीजिए, अगर मन में डाउट नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, हम लोग आराम से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या आप लोग को डाउट है? सर आज भी मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या इसमें डाउट था भाई? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, देखिए भाई हम डाउट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये है प्यारे बच्चे अपवर्तक सतह, यहां पर कोई प्रकाश का किरण आया तो ये बिंदु आपतन बिंदु कहलाएगा। इस बिंदु पर जो लंब होता है उसी को अभिलंब कहते हैं। इसमें क्या डाउट है, हैं? बताइए, चलिए
जया मतलब प्यारे बच्चे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जया। जैसे प्यारे बच्चे ये वाला कोण क्या है बाबू, बता दीजिए। ये है आपतन कोण की जया, इसको साइन आई कहते हैं। ये कौन क्या है, आपतन कोण की जया है। ये प्यारे बच्चे इसको सामने चल जाना चाहिए था, ये मान लिया जाए इधर मुड़ गया। ये वाला क्या है, अपवर्तन कोण की जया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन आर कहते हैं। तो जया में क्या प्रॉब्लम है, जया दैट मीन्स कोण एंगल, ठीक है ना, जया यानी कि कोण एंगल, ठीक है। और भी कोई सर, स्नेल के नियम, स्नेल का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो है वो स्नेल का नियम कहलाता है। और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर, साइन आर क्या कहता है बाबू, दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, क्या होता है, एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब एक फिक्स वैल्यू होता है। लीजिए भाई, नियतांक को हम मान लेते हैं कि म्यू है, ठीक है ना। तो यही, ये जो चीज आप देख रहे हैं यही है स्नेल का नियम। क्या इसमें प्रॉब्लम है बताइए, इसमें क्या आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है? अब डाउट क्लास मत समझ लीजिएगा इसको कि सर जी डाउट क्लास ले रहे हैं। आपको अगर थोड़ा बहुत कहीं डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो हम सिलेबस आगे पढ़ाएंगे, सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब फालतू का सवाल पूछिएगा तो भाई अब ये जो ऑफर दिए है ना डाउट वाला, ये भी बंद हो जाएगा। अब एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है और जल में प्रकाश का चाल कितना होता है, बताइए। ये सब कुछ सवाल है तो जान का आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाँ? पानी में और जल में कोई अंतर नहीं है, ये तो एक बच्चे को भी पता है, ठीक है ना। याद रहेगा बाबू, जल्दी से बताइए। सारे बच्चों का डाउट क्लियर है ना, तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, हम यही चाहते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। स्नेल के नियम में साइन का ही उपयोग करते हैं भाई, हैं? समझ गए ना, जितना बताते हैं उतना पढ़िए ना। अब किसमें अब गणित वाला चीज लगा दीजिएगा कि साइन कॉस कॉसेक टैन कॉट मतलब सब कुछ इसी में लगा दीजिएगा, बताइए। साइन का करते हैं तो साइन का करते हैं, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू म्यू, यानी कि इसी को कहते हैं आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। बस यही तो है, क्या इसमें दिक्कत है, समझ गए ना। चलिए अब प्यारे बच्चे हम आपको लेकर के चलते हैं पार्श्विक विस्थापन की ओर, ठीक है ना। एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। क्या पढ़ना है बाबू, पार्श्विक विस्थापन। या ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक का नाम है पार्श्विक विस्थापन। टॉपिक का नाम क्या है प्यारे बच्चे, पार्श्विक विस्थापन। अब आपको ना हम पार्श्विक विस्थापन समझाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ओके। समझ गए ना, ध्यान दीजिएगा बाबू। यहां पर क्या है, पार्श्विक विस्थापन है, समझिएगा जरा ध्यान से। क्या है प्यारे बच्चे, ये है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है आपको हम बताते हैं, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट हो जाइए। अगला 1 घंटा एकदम तपस्या कर लीजिए, मौन व्रत धारण करके यहां पर एकदम अपने ध्यान को कंसंट्रेट कर दीजिए, ठीक है ना, और नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ध्यान कंसंट्रेट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है प्यारे बच्चे। कहिए कैसे सर? जैसे ही आप YouTube पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना, 7 बजा आप अपना मोबाइल खोले, गुरुजी का क्लास होगा, टारगेट बोर्ड पे चलते हैं। आप अपना मोबाइल खोल के और जैसे YouTube खोलते हैं, अब YouTube पर आपके सामने पहला चुनौती आएगा, आपके सामने ढेर सारा वीडियो आ गया, ठीक है ना। ऐसा भी कोई वीडियो होगा जो आपको मन को लुभा लेगा, ऐसा भी कोई वीडियो होगा जो आपके मन को लुभा लेगा, कहेगा क्या रे हमको तो यही वीडियो चाहिए। बहुत सारा ऐसा वीडियो होगा जो आपके मन को लुभा लेगा, कहेगा कि हमको तो यही वीडियो देखना है। अब आप उस वीडियो पे क्लिक कर दियो, वो वीडियो रहा 10 मिनट का, 10 मिनट आपका बर्बाद। वो वीडियो जैसे ही देखिएगा ना, फिर नीचे आपको और भी वीडियो सजेस्ट करने लगेगा, समझ गए। अब देखिए भाई, वो वीडियो देखे तो निचला वीडियो सजेस्ट कर रहा है, उसमें कोई बढ़िया वीडियो दिखा गया, उस पर क्लिक करके देखने लगे। पहला चुनौती आपको ये पार करना है कि उन सब वीडियो पर नजरअंदाज करके हमको सीधे टारगेट बोर्ड पे आना है।
समझ गए ना। अब टारगेट बोर्ड चैनल पे आ गए तो यहां पर भी आपके लिए चुनौती है। यहां पर क्या चुनौती है कि बच्चों का कमेंट आ रहा है। अब कुछ बच्चे कमेंटे में अझुरा जाते हैं, समझ गए ना। कुछ बच्चे कमेंटे में लग जाते हैं, अरे देखते हैं आज कौन कौन लड़की में कौन कौन आई है, अच्छा लड़की में ये है ये है ये है ये है ये, अच्छा ये सब आ गई है, चलो हाय हेलो कर लेते हैं जरा। यहां पर आकर के आप डिस्टर्ब हो गए जी, वहां से निकले तो यहां पर आकर के डिस्टर्ब हो गए, समझ गए ना। तो आपका ध्यान भटकाने के लिए बहुत चीज है, लेकिन कंसंट्रेट कराने के लिए सिर्फ एक चीज है, वो है प्रिंसर, समझ गए। ध्यान कंसंट्रेट करवाने के लिए सिर्फ एक चीज है और वो है हम, लेकिन भटकाने के लिए कई एक चीज है, समझ गए ना। भटकाने के लिए कई एक चीज है, तो आपको डिसाइड करना है कि क्या देखना है, समझ गए ना। एक बात ध्यान रखिएगा, गलत चीज पर बच्चों का नजर सबसे ज्यादा जाता है और बच्चे उस ओर जल्दी मुड़ जाते हैं। गलत चीज अगर है ना तो आप जल्दी उस तरफ मुड़ जाइएगा, सही चीज ना लोगों को बहुत रेयर केस में दिखाई देता है। तो ये प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर। मोबाइल आपके हाथ में है तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उस चीज से आप लोग छुटकारा पाइए, समझ गए ना। उस चीज से आप क्या करिए, छुटकारा पाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। हम आपको बता रहे थे पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन में हम क्या करते हैं, एक कांच का स्लैब लेते हैं, ठीक है ना, एक कांच की सिल्ली लेते हैं। प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, एकदम बेजोड़ तरीका से ना हम आपको बताएंगे। पार्श्विक विस्थापन में क्या करते हैं, हम एक कांच की सिल्ली लेते हैं। जैसे मान लिया जाए ये प्यारे बच्चे हम क्या ले लिए, कांच की एक सिल्ली ले लिए, इतना ही चौड़ा ले लेते हैं क्या, हम क्या ले लिए जी, कांच का एक सिल्ली ले लिए। ओके, अब इस कांच के सिल्ली को प्यारे बच्चे एकदम ध्यान से देखिए, हम इस कांच के सिल्ली में ना कौन सा कलर डाल दें, कौन सा कलर डाल दें, ब्लैक कलर डाल देते हैं। चलिए ब्लैक कलर हम डाल दिए, या और कोई दूसरा कलर डाल दें जी। ओ भाई, चलिए जरा देखिए ध्यान से, यहां पर ये प्यारे बच्चे हम कांच का एक सिल्ली ले लिए। अब कांच के सिल्ली इसको ना ऊपर वाले को हम मिटा देते तो थोड़ा ज्यादा बेहतर से हम फोटो बना लेते। चलिए पार्श्विक विस्थापन, आप टॉपिक याद रखिएगा कि हम लोग को पार्श्विक विस्थापन पढ़ना है, ठीक है ना, पार्श्विक विस्थापन पढ़ना है बाबू, ये टॉपिक आप लोग याद रखिएगा। जरा देखिए ध्यान से, अब यहां से प्यारे बच्चे कोई प्रकाश का किरण आया यहां पर, ठीक है, कोई प्रकाश का किरण जो है वो यहां पर आया। ओके, अब ये जो प्रकाश का किरण है, ये जो प्रकाश का किरण है प्यारे बच्चे, एक्चुअल में इस प्रकाश के किरण को ऐसे निकलना चाहिए था। एक्चुअल में इस प्रकाश के किरण को ना एकदम ऐसे निकल जाना चाहिए था, ठीक है, इस प्रकाश के किरण को एकदम ऐसे सीधा निकलना चाहिए था। लेकिन ये प्रकाश का किरण ना सीधा नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, अच्छा देखिए, यहां पर प्यारे बच्चे एक अभिलंब हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, एक अभिलंब हो जाएगा, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, एक अभिलंब हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से, इस प्रकाश का किरण ये जो ऐसे आया, ये जो प्रकाश का किरण प्यारे बच्चे ऐसे आया, इसको एक्चुअल में ऐसे सीधे निकलना चाहिए था। लेकिन यहीं पर क्या हो रहा है, इसका माध्यम चेंज हो रहा है, क्योंकि हम ये कांच का स्लैब ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं, कांच का स्लैब ले लिए हैं, तो यहीं पर इसका माध्यम चेंज होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि ये है प्यारे बच्चे कांच का स्लैब, यहां पर हम लिख देते हैं, ये क्या है, ये है कांच का स्लैब, ये क्या चीज है, कांच का स्लैब है। ओके, ऊपर में मान लेते हैं वायु है। अब बताइए, ये जो प्रकाश का किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा, जल्दी से बताइए। ये जो प्रकाश का किरण ऊपर से आ रहा है, ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा या फिर अभिलंब से दूर हटेगा, जल्दी से बताइए। अभिलंब की ओर मुड़ेगा या फिर अभिलंब से दूर हटेगा, कितने बच्चे बता सकते हैं, अरे जल्दी से बताइए भाई। अभिलंब की ओर मुड़ेगा सर, बिल्कुल सही जवाब। ये जो है प्यारे बच्चे किधर मुड़ जाएगा, परावर्तन के बाद ये जो है ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर आया, ठीक है ना, ये प्यारे बच्चे अभिलंब की ओर मुड़ गया, यहां पर आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पर आया, अब यहां पर से, अब चूंकि देखिए वायु से कांच में आया,
ये जो प्रकाश का किरण था ये पहले वायु में था, अब वायु से कांच में आया, अब कांच से फिर इधर, इधर भी तो वायु है अपना, इधर भी तो बाबू वायु ही है ना, बताइए, इधर भी वायु है, ऊपर भी वायु है, बीच में सिर्फ कांच का स्लैब है। तो पहले जो प्रकाश का किरण था वो ऐसे गया, कांच में आया, कांच के बाद पुनः प्यारे बच्चे कहां, वायु में ही आएगा ना। तो अब बताइए, यहां पर कांच में आया, अब यहां पर कांच में आया, यहां वायु से कांच में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, अब यहां पर फिर से तो एक अभिलंब होगा ना, बताइए हाँ या ना। यहां पर फिर से तो अभिलंब हो जाएगा, बताइए, यहां पर फिर से एक अभिलंब होगा, बिल्कुल होगा सर जी। अब जरा देखिए ध्यान से, वायु से कांच में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ा, अब की बार प्यारे बच्चे ये कहां जा रहा है, कांच से वायु में आ रहा है, तो कांच से वायु में आ रहा है तो अब की बार ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा, आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए। अब की बार ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा। पहला बार वायु से कांच में आया, विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ा, अभिलंब की ओर मुड़ा, ठीक है ना। अब की बार कांच से वायु में आ रहा है तो ये अभिलंब से दूर हटेगा ना। तो जब बाबू अभिलंब से दूर हटेगा, जब अभिलंब से दूर हटेगा तो इसको एक्चुअल में इसे सीधे निकलना चाहिए था, समझ गए, ध्यान से देखिए, इसको एक्चुअल में ये जो प्रकाश का किरण आ रहा है इसको एक्चुअल में ऐसे निकलना चाहिए था, समझ गए ना, ये एक्चुअल में बाबू ऐसे निकल जाता, लेकिन चूंकि कांच से वायु में आ रहा है तो ये अभिलंब की ओर न सट करके अभिलंब से दूर हटेगा, यानी ये इधर हो जाएगा, समझ गए, किधर हो जाएगा, ये प्यारे बच्चे इधर हो जाएगा, समझ गए ध्यान से, ये क्या हो गया जी, इधर हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से, ठीक है ना, अब जरा देखिए ध्यान से, यहां से यहां के बीच का जो दूरी हुआ प्यारे बच्चे, ठीक है, यहां से यहां का जो बीच का दूरी हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना, इसी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, इसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी से बता दीजिए भाई, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीज समझ में आया, हाँ या ना बोलिए। पार्श्विक विस्थापन आप लोग को समझ में आया? चलिए एक बार पुनः प्यारे बच्चों फिर से रिपीट करते हैं फिगर को और पुनः बता देते हैं, हाथ से बस ऐसे ही फिगर बनाते हैं। ये हमको एक कांच का स्लैब ले लिए, ठीक है ना, ये प्यारे बच्चे कांच का स्लैब ले लिए, प्रकाश का किरण यहां आया और जो प्रकाश का किरण यहां आया प्यारे बच्चे, यहां पर कोई अभिलंब है, ये प्रकाश का किरण एक्चुअल में ना इधर से निकल जाता, ऐसे निकल जाता, लेकिन चूंकि ऊपर में वायु है, नीचे में प्यारे बच्चे कांच है, तो विरल से सघन में आ रहा है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ा, इधर मुड़ गया, ठीक है। अब पुनः कांच से वायु में आएगा ना, चूंकि नीचे वायु है तो फिर तो पुनः हम यहां पर एक अभिलंब बना दिए। अब चूंकि इसको प्यारे बच्चे एक्चुअल में ऐसे निकलना चाहिए था, समझ गए, लेकिन यहां से ये क्या करेगा, कांच से वायु में आ रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा, ये क्या हुआ जी, इधर से निकल गया, और यहां से यहां के बीच का जो दूरी है इसी को कहते हैं प्यारे बच्चे पार्श्विक विस्थापन। बोलिए कितने बच्चे को समझ में नहीं आया, हाँ चाहे ना बोलिए। सर लंबवत दूरी क्या है? अच्छा रे भाई, पहले तो समझा रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को, और हमसे दूसरा चीज पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा रुक जाइए, हम वोटिंग करवा लेते हैं। ये टॉपिक, चूंकि ये टॉपिक ना परीक्षा में पूछता है बाबू, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। हम आपसे ना पूछ लेते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। आप लोग का कमेंट फालतू फालतू होता है, समझ में नहीं आता है। कितने बच्चों को समझ में आया, हम पूछ लेते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग जरा बताइए तो कितने बच्चों को समझ में आया और कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, ये चीज हम आपसे अब जरा पूछ लेते हैं। अब आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए, अब कंफर्म हो जाएगा हमें भी कि अब भाई हकीकत में कितने बच्चों को समझ में आया। हाँ? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और बताएंगे,
ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और बताएंगे, जल्दी से बताइए। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सभी बच्चों को समझ में आ गया है भाई। लगभग 69% बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी समझ में आ गया है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है, वैसे बच्चों को हम फिर से बता देते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है, बाकी 70% बच्चे समझ गए हैं। कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा है, चलिए फिर से हम बता देते हैं बाबू, फिर से हम बता देते हैं। अब आप लोग से जितना पूछेंगे ना उतना ही बताइएगा, ठीक है। चलिए, ये प्यारे बच्चे एक कांच का स्लैब है। ये क्या है? कांच का स्लैब, कांच का पट्टी, कुछ भी कह लीजिए, समझ गए ना। ऊपर में क्या है बाबू? कुछ नहीं है तो वायु है। नीचे क्या है? कांच है। और पुनः इधर क्या है? इधर भी वायु है, समझ गए। इधर क्या है? वायु ही है। इतना तो आपको समझ में है ना, इतना तो समझ में है। ऊपर वायु, ये कांच का स्लैब ले लिए तो ये कांच हो गया, नीचे वायु हो गया। चलिए, अब कांच के स्लैब में दो छोर होता है। जैसे मान लिया जाए ये आपका कोई कांच का स्लैब है, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है ना। इसको हम मानते हैं कांच का स्लैब। तो एक छोर ऊपर वाला है और एक छोर नीचे वाला है। एक बार प्रकाश घुसेगा तो यहां से अपवर्तन होगा, और एक बार जब प्रकाश यहां से निकलेगा तो यहां से परावर्तन होगा, सॉरी अपवर्तन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्यारे बच्चे कांच का स्लैब है, हम इसको मान लेते हैं। एक बार प्रकाश आएगा तो यहां ऊपर का छोर से इसमें घुसेगा और निचला छोर से निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताइए। ऊपर का छोर से घुसेगा और निचल का छोर से निकलेगा, यही ना होगा जी। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। प्रकाश का कोई किरण आया, ऐसे एकदम ऐसे आया प्यारे बच्चे, ठीक है ना। और ये प्रकाश का किरण जो आया, अब यहां से यहां पर है एकदम, ये जो बिंदु है यहां के बाद कांच में प्रवेश कर रहा है, समझ गए। ये वायु क्या हो गया? वायु हो गया विरल माध्यम, वायु हो गया विरल। ये कांच क्या हो गया? कांच हो गया सघन। नीचे फिर से वायु है तो वायु हो जाएगा विरल माध्यम। समझ में आया? जरा देखिए ध्यान से। यहां से बाबू क्या आया जी? कांच का स्लैब में प्रकाश आया, ठीक है ना। यहां पर जैसे ही प्रकाश आया, अपना मन से यहां पर हम अभिलंब खींच देंगे। अब बताइए, एक्चुअल में प्यारे बच्चे इसको तो ऐसे सीधा निकलना चाहिए था, एकदम ऐसे सीधा निकल जाता ना, बताइए, एकदम ऐसे सीधा निकल जाता। लेकिन चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश आ रहा है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश आ रहा है, एकदम ध्यान से सुनिए, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो आपको हम पढ़ाए हैं कि विरल से सघन में, ठीक है ना, विरल से सघन में अगर प्रकाश का किरण आए तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? अभिलंब की ओर। बताया है ना, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो भाई इसका अभिलंब ये वाला है, इसको प्रकाश को निकलना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये निकल जाएगा प्यारे बच्चे ऐसे, समझ गए। अब यहां पर आया, अब प्रकाश आगे बढ़ करके यहां पर आया। अब इस बिंदु से प्रकाश जो है वो निकलेगा बाहर। फिर से हम समझाते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। ये वाला छोर से प्रकाश घुसा तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ। अब ये वाला छोर से यानी कि निचला छोर से प्रकाश जो है बाबू बाहर निकल जाएगा, समझ गए ना। हमारे पास कांच का तो स्लैब नहीं है, नहीं तो बताइए देते आप लोगों को। तो जो ये वाला छोर है इससे घुसा तो विरल से सघन में आया। अब यहां से निकलेगा, अब यहां पर आया, अब यहां पर अपना मन से एक अभिलंब खींच देते हैं हम, समझ गए ना। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब यहां से क्या होगा? ये बाहर निकलेगा, ठीक है ना। यहां से घुसा तो एक बार अपवर्तन हो गया, यहां से घुसेगा तो फिर से अपवर्तन होगा। एक्चुअल में प्यारे बच्चे इसको ना ऐसे ही निकल जाना चाहिए था, ठीक है। एक्चुअल में चूंकि ये सीधा आया तो सीधा इसे निकल जाता, लेकिन चूंकि माध्यम चेंज हो रहा है, कांच से वायु में पुनः आ रहा है, तो जब कांच से वायु में आएगा यानी कि सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, और अभिलंब से जब दूर हटेगा ना तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा,
समझ गए। और ये जब ऐसे गया तो एक जो काल्पनिक बना बाबू ऐसे बना, ठीक है, एक जो हकीकत बना जो ऐसे बना, ये दोनों के बीच में जो दूरी हुआ इसी को कहते हैं, इस दूरी को ही कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। अब बताइए, अब की बार तो सबको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो एकदम कमेंट बॉक्स प्यारे बच्चे लाल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स एकदम लाल हो जाना चाहिए जल्दी से। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स एकदम दिल की गहराइयों से भर जाना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। निर्गत किरण भी इसी को कहते हैं मेरे भाई जरा देखिए ध्यान से। ये किरण कौन सा हुआ? आपतित किरण। ये किरण कौन सा हुआ? आपतित किरण। ये किरण हुआ अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण को ही कहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसी को कहते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, निर्गत किरण। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। समझ गए ना। एक आदमी का दो नाम नहीं होता है, वैसे ही इसका दो नाम है। अपवर्तित किरण और निर्गत किरण में बात बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ गए ना। अपवर्तित किरण और निर्गत किरण में बात बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया है? बताइए जल्दी से। और अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया, अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो आपको एक मुफ्त का सलाह देते हैं। बाजार जाइएगा, मम्मी से बोलिएगा कि मम्मी बड़का बादाम ला करके हमको दे दो। समझ गए ना। कुछ दिमाग तेज होगा, क्योंकि अगर इस इतना प्यार से, इतना दुलार से, इतना रिपीट करके, इतना बढ़िया से बताने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया, मतलब दिमाग आपका एकदम भोथरा गया है। समझ गए ना। या तो ये कारण हो सकता है, या तो दूसरा कारण कि आपका ध्यान यहाँ है ही नहीं, ठीक है ना। आपका ध्यान यहाँ है ही नहीं है, दो कारण हो सकता है। तो आप सोच लीजिए कौन सा कारण है। समझ गए ना। अगर इतना हम बार बार रिपीट करके भाई बता रहे हैं, इतना प्यार से बता रहे हैं, इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुफ्त का सलाह यही है कि अपने मम्मी को बोलिए कि मम्मी हमको बड़का बादाम ला करके दो, और रोज उसको सवेरे सवेरे फुला करके 5 को खाइएगा, कहीं दिमाग आपका बढ़ जाए। समझ गए ना। क्योंकि इतना ज्यादा भोथर हो गया है कि रेती मारने से तो नहीं चमकेगा, ठीक है ना। भोथर चीज को रेती से रगड़ दीजिए तो चमक जाता है, लेकिन आपका भाई इतना दिमाग अगर भोथर है, इतना कमजोर है, तो फिर आप कैसे 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। और इतना आसान तरीका से बढ़िया से कोई समझाएगा भी नहीं। किताब में पढ़िएगा तो लगेगा कि दिमागवा हैंग कर गया। समझ गए ना। समझ में नहीं आएगा। समझ गए ना। किताब से पढ़िएगा तो समझ ही में नहीं आएगा। बताइए। अब इसका अगर हमको बाबू परिभाषा लिखना है, पार्श्विक विस्थापन का अगर हमको परिभाषा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा जरा ध्यान से। अगर परीक्षा में आ गया कि पार्श्विक विस्थापन का परिभाषा लिखें, अगर परीक्षा में आ गया कि पार्श्विक विस्थापन का परिभाषा लिखें, ठीक है ना। पार्श्विक विस्थापन का परिभाषा एकदम दो परिभाषा बताते हैं। एगो हल्कावा परिभाषा बताते हैं बउआ वाला, और एगो बताते हैं 10वां क्लास वाला, ठीक है ना। दो परिभाषा हम बताएंगे। पहला परिभाषा तो ये हो जाएगा कि आपतित किरण, चूंकि प्यारे बच्चे ये है आपतित किरण, यही ना है जी, ये आपतित किरण है, यहां से लेकर के इधर ऐसे निकल जाता है, सब आपतित किरण है। समझ गए। ये क्या है? आपतित किरण है। तो लिखेंगे आपतित किरण, लिखेंगे आपतित किरण और देखिए ध्यान से, ये वाला हो गया आपतित किरण और ये वाला हो गया निर्गत किरण। समझ गए। ये हो गया आपतित किरण और ये वाला हो गया निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के, ये दोनों के बीच में प्यारे बच्चे, तो निर्गत किरण के बीच जो दूरी है, जो लंबवत दूरी है, यहां से यहां के बीच में कितना दूरी है, ठीक है ना, इसी को कहते हैं लंबवत दूरी। तो ये दोनों के बीच में कितना दूरी है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है, लंबवत यानी कि लंबाई में जो दूरी हुआ, लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बताइए
क्या समझ में आया आप लोगों को? हैं? क्या समझ में आया? हाँ या ना बोलिए, जल्दी से बताइए भाई। YouTube पर काहे ये चैप्टर को पढ़ा रहे हैं रवि कुमार? आप एक एक कमेंट को कर रहे हैं, पढ़ना लिखना है नहीं, समझना है नहीं, YouTube पर काहे पढ़ा रहे हैं? जो बच्चे एप्लीकेशन पर पढ़ रहे थे ना हमसे, उनको पता है कि YouTube पर काहे पढ़ा रहे हैं, समझ गए? जो बच्चे हमसे एप्लीकेशन पर पढ़े थे उनको पता है कि चैप्टर हम YouTube पे काहे पढ़ा रहे हैं। एप्लीकेशन पर आइएगा पढ़ने के लिए तब ना, 56 दिन में एक दिन आइएगा पढ़ने के लिए और कहिएगा कि काहे पढ़ा रहे हैं। समझने से तो मतलब है नहीं, अभी अगर पूछ देंगे तो समझ में आएगा नहीं। बोल रहे काहे पढ़ा रहे हैं? आपको ये भाई ये चीज जानने में बड़ा इंटरेस्ट है, पार्श्विक विस्थापन जानने में इंटरेस्ट नहीं है, बताइए। भाई इतना देर से आधा घंटा से हम चीजों को समझा रहे हैं और ये चीज आप नहीं समझ रहे हैं। आपको ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि यूट्यूब पर काहे पढ़ा रहे हैं। अरे भाई क्यों पढ़ा रहे हैं ये बच्चों को भी पता है कि कम से कम एक क्लास यूट्यूब पर लेना जरूरी है, समझ गए ना? एक क्लास यूट्यूब पर लेंगे, बाकी आपका पूरा क्लास, सोशल साइंस का क्लास, इंग्लिश का क्लास, मैथ का क्लास, सबका क्लास चल रहा है भाई एप्लीकेशन पे, समझ गए ना? अब कोई एक क्लास तो लेंगे ना यूट्यूब पे, आपको ऑलरेडी हम बउआ की तरह समझा दिए थे एप्लीकेशन पे वाले क्लास में, ठीक है ना? समझ गए? तो वही बात है, अकल बादाम खाने से नहीं आता, ठोकर खाने से आता है। हाँ, अब की एक बात बच्चा सही बोला, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आता है। और जिनको बार बार 2 बार समझा दिए बाबू, नहीं समझ में आया है, तो इस क्लास के बाद इस वीडियो को 100 बार देखिएगा, समझ गए ना? इस वीडियो को 100 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, समझ गए? इतना बढ़िया से समझा देने के बाद भी 100 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, समझ गए? ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए बच्चों का संख्या बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? 69% बच्चे शुरू में, तभी 73% हो गए बच्चे। बोल रहे हैं कि गुरुजी हमें समझ में आ गया है, समझ गए ना? तो आप लोगों को इतना प्यार से समझा रहे हैं, आप काहे नहीं समझते हैं भाई? निर्गत किरण क्या है? अपवर्तित किरण को ही निर्गत किरण कहते हैं मेरे दोस्त, अपवर्तित किरण को ही। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित को ही निर्गत कहते हैं, ठीक है ना? जैसे देखिए आपके गांव का नाम क्या होगा? पिंटू। आपके गांव का नाम होगा पिंटू, आपके गांव का नाम होगा क्या? चिंटू। आपके गांव का नाम होगा मोनू, लेकिन स्कूलिया में नाम होगा मृत्युंजय। समझ गए ना? तो स्कूल वाला नाम अलग है, घर वाला नाम अलग रहता है। वैसे ही इसका 2 गो नाम है, अपवर्तित भी और निर्गत भी। तो क्या दिक्कत है? 2 गो नाम भी बेचारा लेकर के पैदा नहीं हो सकता है, समझ गए ना? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया? बोलिए। अभी देखिए कुछ बच्चों को अगर ब्लॉक कर दें तो बच्चे कहेंगे फोन करके सर हमको ब्लॉक कर दिए हैं। कुछ बच्चों को अगर हम ब्लॉक कर दें ना तो बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी हमको ब्लॉक काहे कर दिए। और कमेंट हम पढ़ रहे हैं क्या कि पूनम तुम्हारा ब्रेकअप हो गया क्या? अब बताओ भाई, इसको पूनम की चिंता पड़ी है? ऐसे लोगों को समझ में कहां आएगा? ऐसे लोग ना सिर्फ सर्वे करते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। अरे यस पर दबाएं कि नो पर दबाएं, समझ गए ना? ऐसे बच्चे क्या करते हैं जो हम आपको बताते हैं ना, कुछ बच्चों को यही लगता है गुरुजी क्या पूछ रहे हैं, कितने बच्चों को समझ में आया, यस पर करें कि नो पर करें। हमको तो भाई समझ में आया नहीं। अच्छा 10 गिनते हैं, 10 जिस पर आएगा उसी पर दबा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 9 पर 10 आया, नो दबा दिए। ऐसे बच्चे ना यही सब करते रहते हैं, समझ गए? और कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया है। इतना आसान वे में समझा रहे हैं, इतना बारीकी से समझा रहे हैं, इतना प्यार से समझा रहे हैं, इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो इसका कारण क्या है? आप किसी दूसरे का हालचाल जान रहे हैं, इसका कारण यही ना है, समझ गए? और ब्लॉक करेंगे तो कहेगा कि सर पैसा दिए हैं ब्लॉक काहे कर दिए? पैसा दिए हैं तो क्या कुछ भी बतियाइएगा? अरे पैसा दिए हैं पढ़ने के लिए ना, कि हाल चाल जानने के लिए दूसरों का? पैसा दिया है पढ़ने के लिए बाबू, समझ गए ना? ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज आप लोगों को बाबू क्लियर हो गया होगा, पार्श्विक विस्थापन। आज का क्लास ना आप लोग को समझाने में ही लगता है कि गुजर जाएगा, समझ गए ना? आज का क्लास लगता है कि आप लोग को समझाने में ही गुजर जाएगा। ये पार्श्विक विस्थापन आप लोग को समझ में आया? बोलिए जल्दी से। चलिए अगर इसी परिभाषा को, ये तो हो गया बड़ा सिंपल परिभाषा, जो बच्चे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का परिभाषा अपने परीक्षा में लिखना चाहते हैं, जो बच्चे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का परिभाषा अपने में लिखना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लिखेंगे जरा देखिए ध्यान से। अगर अपने
परीक्षा में स्टैंडर्ड लेवल का परिभाषा लिखना है। परीक्षा में आएगा पार्श्विक विस्थापन क्या है, परीक्षा में आएगा क्वेश्चन कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। इसका अगर आपको एकदम स्टैंडर्ड लेवल में परिभाषा लिखना है तो स्टैंडर्ड लेवल में आप परिभाषा कैसे लिख सकिएगा, एकदम सिंपल लिखेंगे कि जब किसी कांच के स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चे कि जब किसी कांच के स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है। लिखेंगे जब किसी कांच के स्लैब से प्रकाश के किरण को भेजा जाता है। अभी क्या किए हैं, कांच के स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजते हैं। ठीक है ना, तो क्या हुआ बाबू, हैं? ठीक है ना, देखिए जब किसी कांच के स्लैब से एक मिनट हमको जरा एक खोलने दीजिए, एक दो बच्चे को ना हमको आज ब्लॉक करने दीजिए जरा, क्योंकि वे लोग ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक बच्चे का अभी कमेंट देखे हैं कि चलो आओ कुछ उल्टा करें, जो सर कह रहे हैं उससे उल्टा करें। तो वैसे बच्चों को हम भी वही उल्टा कर देते हैं। सब लोग हमारे चैनल पे आते हैं, आपको हम अपने चैनल से भिजवा देते हैं। ठीक है ना, चलो भाई संगम कुमार, आपका संगम हो गया, आपका संगम हो गया। ठीक है ना, संगम कुमार नाम का एक लड़का था, उनका संगम करा दिए हैं, क्योंकि वो कमेंट कर रहे थे कि चलो आओ कुछ उल्टा करें। ठीक है ना, चलिए देखिए जरा ध्यान से। अब क्या लिखेंगे कि जब किसी कांच के स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, ये आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग है, तो लिखेंगे भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग। ठीक है, आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, ये जब किसी कांच के स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग और निर्गत किरण के बीच में, ये नहीं लिखेंगे, और निर्गत किरण के बीच में, बढ़ाए हुए भाग और निर्गत किरण के बीच में, और निर्गत किरण के बीच में, और निर्गत किरण के बीच में जो लंबवत दूरी होती है। ठीक है ना, जो लंबवत दूरी होती है, उसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ गए, उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में आया, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, बताइए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलिए, बोलिए जल्दी से, क्लियर हो गया ना। अब देखिए पार्श्विक विस्थापन बहुत बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि पार्श्विक विस्थापन, लिखेंगे प्यारे बच्चे, पार्श्विक विस्थापन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पार्श्विक विस्थापन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, निर्भर करती है। पार्श्विक विस्थापन जो है वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है। जैसे देखिए, अगर प्यारे बच्चे कांच का मोटाई बढ़ाएंगे, समझिएगा जरा ध्यान से, ये कांच अभी इतना मोटा है, अगर इसका मोटाई बढ़ाएंगे तो ये इसके बीच का दूरी भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, अगर इस कांच का मोटाई हम बढ़ाएंगे तो इसके बीच का दूरी भी बढ़ेगा। समझ गए क्या बोल रहे हैं, अगर कांच का मोटाई बढ़ाएंगे तो पार्श्विक विस्थापन का दूरी भी बढ़ेगा। यानी कि ये कांच के मोटाई का जो पार्श्विक विस्थापन होता है, ये कांच के स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है ना, पहला क्या होगा बाबू, यह कांच के
यह कांच के स्लैब के, ये कांच के स्लैब के मोटाई का, ये कांच के स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है? कांच के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। अब बहुत सारे बच्चे को समानुपाती मतलब समझ में नहीं आया होगा, समानुपाती मतलब समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि गणित भी तो आप लोग को कमजोर है ना, है? समानुपाती मतलब बताते हैं। समानुपाती मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो और बढ़ेगा। मतलब अगर एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। समझ गए? समानुपाती मतलब होता है कि अगर एक को बढ़ा रहे हैं ना तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। समझ में आया? अगर एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे देखिए, किताब प्यारे बच्चे अगर इतना मोटा है तो सिलेबस इतना बड़ा है, किताब अगर और मोटा होगा तो सिलेबस और बड़ा हो जाएगा। वही बात है प्यारे बच्चे, यहां पर कांच का मोटाई इतना है, अगर इसको हम इतना मोटा कर दें, अगर हम इसको ना इतना मोटा कर दें, ठीक है, अगर इसको इतना मोटा करेंगे तो ये जो दूरी आप इतना देख रहे हैं ना, ये दूरी इतना हो सकता है कि बढ़ जाए, इतना दूरी आ जाएगा। समझ गए? ये हो सकता है कि इतना दूरी आ जाए। तो ये क्या आप देख रहे हैं, अगर हम कांच का मोटाई बढ़ा रहे हैं तो पार्श्विक विस्थापन अपने आप बढ़ जा रहा है। समझ गए? अगर हम कांच का मोटाई बढ़ा रहे हैं तो पार्श्विक विस्थापन अपने आप बढ़ जा रहा है। तो इसी को कहते हैं कि कांच के मोटाई का ये पार्श्विक विस्थापन सीधा समानुपाती है। एक को बढ़ाएंगे दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। समझ में आया? एक को बढ़ाएंगे दूसरा प्यारे बच्चे अपने आप बढ़ जाएगा। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, यह आपतन कोण का, यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। आपतन कोण का क्या होता है बाबू? सीधा समानुपाती होता है। जैसे अगर आपतन कोण बढ़ेगा, जैसे ये है प्यारे बच्चे आपका अभिलंब, ठीक है ना, ये है आपका अभिलंब, जब ये आपतन कोण बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा। बताइए, आपतन कोण अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो भाई आपतन कोण बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो आपतन कोण का सीधा भी समानुपाती हो गया। कांच के मोटाई का भी सीधा समानुपाती और आपतन कोण का भी सीधा समानुपाती। और तीसरा है प्यारे बच्चे कि यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से, अपवर्तनांक के बढ़ाने से, अपवर्तनांक के बढ़ाने से, अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है। ठीक है ना? यानी कि ध्यान से सुनिए, पार्श्विक विस्थापन जो है वो अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है। सारे बच्चे को समझ में आया? यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये चीज क्या है, अपवर्तनांक क्या है? समझ में आया ना? अपवर्तनांक क्या है ये आपको बाबू समझ में नहीं आया होगा। कमर कस लीजिए अपवर्तनांक समझने के लिए। अब अपवर्तनांक समझने के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके सामने एक नया वर्ड आ गया और हम भाई हर एक वर्ड का मतलब बताते हैं। समझ गए ना? यही तो है हम में और बाकी लोगों में अंतर। बाकी लोग इस चैप्टर को 5-6 क्लास में समाप्त कर देते हैं, लेकिन हम लंबा खींच देते हैं। अंतर यही है, क्योंकि हम यहाँ पर जो जो नया चीज आता है, जो हमको लगता है कि भाई बच्चों को बताना चाहिए, हम डिफाइन करते हैं। कुछ लोग लिख करके पार कर जाते हैं, कुछ लोग समानुपाती लिख करके पार कर जाते हैं। बोलते कि समानुपाती क्या है, बोलते हैं 10वां में पहुंच गया है जी, समानुपाती नहीं पता है। समझ गए ना? ये बोल करके पार कर जाते। तो ये सब तो है ना, समझिएगा जरा ध्यान से। तो यहां तक प्यारे बच्चे आप लोग को पार्श्विक विस्थापन समझ में आया? यस और नो बोलिए। क्या आप लोगों को पार्श्विक विस्थापन समझ में आया? हाँ या ना बोलिए जल्दी से। क्या पार्श्विक विस्थापन समझ में आया बाबू? हाँ और ना, जल्दी से बता दीजिए। पार्श्विक विस्थापन आप लोग को समझ में आ गया? हाँ या ना बोलिए जल्दी जल्दी से। यस सर, समझ में आ गया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। क्या दिक्कत है? अब पार्श्विक विस्थापन सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने एक नया वर्ड आया है मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपवर्तनांक। ठीक है ना? अपवर्तनांक।
अपवर्तनांक क्या है जो जरा समझिएगा। अपवर्तनांक क्या है इसको ना प्यारे बच्चे आप लोग समझिएगा। समझ गए ना, अपने आप को जरा समझिएगा। चलिए समझा दें अब। देखिए जरा ध्यान से। एक बार ना आप लोग सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में ना आई लव टारगेट बोर्ड लिख करके भेज दीजिए बाबू, ठीक है ना। हमारा मन जो है वो एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि जब हम ये वर्ड सुनते हैं ना तो हमारा गुस्सा एकदम शांत हो जाता है, हम एकदम शांत हो जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार लिख करके भेज दीजिए आई लव टारगेट बोर्ड, ठीक है। जल्दी से भाई, जल्दी से लिख करके भेज दीजिए, जल्दी से लिख करके भेज दीजिए आई लव टारगेट बोर्ड। वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना। अपवर्तनांक समझाते हैं। चलिए बताइएगा आप लोग, वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है? वायु में प्रकाश का चाल बताइए। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है जल्दी से बता दीजिए। वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है जल्दी जल्दी से बताइए। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो बताइए दिए हैं आप कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है ना। बताइए, वायु में प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब अगर हम आपसे पूछें कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बताइए। शून्य मतलब क्या हुआ? जहां पर कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, उसको शून्य कहते हैं। जहां पर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स हवा भी नहीं है, उसी को प्यारे बच्चे शून्य कहते हैं। तो अब आप हमें यह बता दीजिए, जहां पर हवा भी नहीं है उसको क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो शून्य मतलब भी तो निर्वात न हो गया। तो शून्य में प्रकाश की चाल बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश का चाल भी होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सॉरी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब जरा बाबू आप हमारी बातों को एकदम गौर से सुनिएगा और गौर से समझने का प्रयास करिएगा। क्या बोल रहे हैं? गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। हम बोल रहे हैं अपवर्तनांक क्या होता है। चलिए एक चीज और पूछ लेते हैं तब बताते हैं। एक चीज और बता दीजिए, बस एक चीज और। आप बता दीजिए जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। जल में प्रकाश की चाल बता दीजिए, ठीक है ना। जल में प्रकाश का चाल कितना होता है बता दीजिए। जल में प्रकाश का चाल क्या होता है? जल में प्रकाश का चाल कितना होता है जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चे। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बाबू, एकदम सही जवाब। जल में प्रकाश का चाल कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। वायु में प्रकाश की चाल यानी कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से, ध्यान से सुनिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना। अपवर्तनांक किसे कहते हैं यही बता रहे हैं, अब जरा सुनिए ध्यान से, ठीक है ना। शून्य में प्रकाश की चाल, ध्यान से सुनिए बाबू, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बस इज इक्वल टू अपवर्तनांक। अब समझ में आया? यानी कि किसी भी पदार्थ
यानी कि ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या चीज है, तो शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। कितना आसानी से आपको समझ में आ गया कि शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अपवर्तनांक को अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। बोलिए, समझ में आया? अपवर्तनांक से हमें क्या पता चलता है? अपवर्तनांक से हमें पता चलता है कि वायु में प्रकाश की चाल, जैसे वायु और जल ले लेते हैं, ठीक है ना, हम ले लेते हैं इधर वायु और ले लेते हैं बाबू जल। तो यहां से हमें पता चलता है कि जल का, ये वायु का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना कम, अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल से कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना कम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक वह संख्या है जो हमें यह बताता है कि शून्य में प्रकाश की चाल, यानी हम बोल सकते हैं कि किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना कम है। जैसे देखिए, आपको एक चीज हम बताते हैं, ठीक है ना, एक चीज बताते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए प्यारे बच्चे, हम लोगों को निकालना है पानी का अपवर्तनांक, ठीक है ना, हमको नहीं पता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है पानी का अपवर्तनांक। क्या निकालना है? पानी का अपवर्तनांक निकालना है। पानी का क्या निकालना है बाबू? अपवर्तनांक निकालना है। पानी का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? अभी हम आपको बताएं कि फॉर्मूला ये वाला लगा देना है, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल दैट मींस निर्वात, यानी कि 3 लाख, तो जवाब होगा 3 लाख, ठीक है, बटा। अब है माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हम लोग किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं? पानी का। तो पानी का प्रकाश का चाल कितना होता है? 2,25,000। तो यहां पर करेंगे प्यारे बच्चे 2,25,000, ठीक है, यहां पर लिखेंगे किलोमीटर पर सेकंड। इसको काट छाट करिए, 3 शून्य से 3 शून्य डायरेक्टे कट गया, समझ गए ना, 3 शून्य से 3 शून्य डायरेक्टे कट गया। इसको प्यारे बच्चे हम ना ऐसा करते हैं, 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6 पचे 30 और एगो शून्य, 60 पचे 300 हो गया। इसको हम 5 से काटते हैं तो कितना आएगा? इसको 5 से काटते हैं तो 5 चौके 20, ठीक है, और 5 पचे 25, 45 पचे आ जाएगा प्यारे बच्चे 225, ठीक है, 4 पचे 20, 2 बच गया, 45 पचे 225 आया, 60 बटा 45 आया। और काटते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है ना, और काटते हैं 12 पचे 60, 12 पचे 60 और 12 पचे 60 और 9 पचे 45, ठीक है, 12 पचे 60 और 9 पचे 45, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी 4 बटा 3 आया ना। कितना आया? 4 बटा 3, 4 बटा 3 आया कि नहीं आया बाबू? जल्दी से बताइए कितना आया? 4 बटा 3 आया। 4 बटा 3 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1.33 आया, 1.33। अब बताइए, यहां से आसानी से निकल गया ना कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, इसलिए हम यहां पर निकाल सकते हैं पानी का अपवर्तनांक। क्या निकालेंगे बाबू? पानी का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। कितना आसानी से निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया? बताइए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। एकदम शॉर्टकट में बताइए, निकल जाइए। समझ गए ना? ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार समझाते हैं। चलिए जरा देखिए ध्यान से। हमको निकालना है प्यारे बच्चे वायु का अपवर्तनांक, सॉरी हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना है? कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? जल्दी से बताइए। अगर हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? ऊपर में लिखेंगे हम प्यारे बच्चे शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, ओके, शून्य में प्रकाश की चाल बटा, नीचे लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ओके, माध्यम में प्रकाश की चाल
शून्य में प्रकाश की चाल और बटा नीचे हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए शून्य में प्रकाश का चाल कितना होता है 3 लाख, तो हम प्यारे बच्चे 3 लाख लिख दिए, बटा माध्यम क्या है जी अपना कांच है, कांच में होता है बाबू 2 लाख, समझ गए ना 2 लाख। तो अब 5 शून्य से 5 शून्य सीधे हटाइए, बच गया 3/2 और 3/2 को अगर आप डिवाइड करिएगा तो कितना बचेगा, 3/2 को डिवाइड करिएगा वो 1.5 आएगा बाबू। तो बताइए कांच का अपवर्तनांक कितना आया, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना आ गया, कांच का अपवर्तनांक आ गया 1.5। समझ में आया, कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया बाबू 1.5 हो गया। अब चलिए अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब निकालते हैं हम वायु का अपवर्तनांक, अब निकालते हैं हम वायु का अपवर्तनांक। हमको क्या निकालना है, वायु का अपवर्तनांक निकालना है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है ना, माध्यम में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश का चाल कितना होता है 3 लाख बटा अब यहां पर माध्यम क्या है बाबू अपना वायु है, तो वायु में भी तो इतना ही होता है ना, तो वायु में भी हो गया 3 लाख। अब देखिए इसको एक मर्तबे हम काट देते हैं, यानी कि बराबर 1 आ गया, यानी कि वायु में यानी कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। बताइए वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है प्यारे बच्चे। अब जरा देखिए ध्यान से, अब सब कुछ में प्रकाश का चाल तो आपको नहीं मालूम है, बताइए सब कुछ में प्रकाश का चाल तो आपको नहीं ना मालूम है। अब हम आपको बताए हैं सिर्फ जल में प्रकाश का चाल, वायु में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल, कांच में प्रकाश का चाल, 4 ही माध्यम बताए हैं और 10वां क्लास में 4 माध्यम से काम भी चल जाता है। लेकिन यहां पर हर एक चीज में ये प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। जैसे अगर बर्फ है तो बर्फ में प्रकाश का चाल अलग होता है, पानी है तो पानी में प्रकाश का चाल अलग होता है, अल्कोहल है तो अल्कोहल में प्रकाश का चाल अलग होता है। अगर किरासन तेल, जो हम लोग जो मिट्टी का तेल यूज करते हैं किरासन तेल, अगर किरासन तेल है तो उसमें भी तो प्रकाश का चाल होता है, लेकिन उसमें प्रकाश का चाल अलग होता है। हीरा है तो हीरा भी तो एक कांची है, तो हीरा में प्रकाश का चाल अलग होता है। समझ गए ना। अगर केरोसिन तेल के जगह पर हम ताड़पिन का तेल ले लें तो ताड़पिन के तेल का भी प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। तो भाई सब कुछ का प्रकाश का चाल अलग अलग होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब प्रकाश का चाल सब कुछ में अलग अलग है तो सबका अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा, बताइए। जब सबका प्रकाश का चाल अलग अलग होता है तो यहां पर अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। तो प्यारे बच्चे कुछ चीजें का अपवर्तनांक ना आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। इसको ना आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग क्या करिएगा याद रखिएगा। अभी हम आपको बताए हैं वायु का, वायु का अपवर्तनांक। बताइए वायु का अपवर्तनांक अभी हम निकाल के दिखा दिए, कितना होता है 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है बाबू 1 होता है। अगर आपसे हम पूछ दें कि बताओ भाई बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, बर्फ का, तो जवाब क्या दीजिएगा, बर्फ का होता है 1.301। ये सब ना आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि भाई सब कुछ में प्रकाश का चाल याद रखें उससे अच्छा है कि डायरेक्ट अपवर्तनांक याद रखिए। अब कितना याद रखिएगा कि बर्फ में प्रकाश का चाल, केरोसिन तेल में प्रकाश का चाल, हीरा में प्रकाश का चाल, ताड़पिन के तेल में प्रकाश का चाल, कार्बन डाइसल्फाइड में प्रकाश का चाल, बेंजीन में प्रकाश का चाल, सब में याद रखना संभव है नहीं है, समझ गए ना। तो सबसे अच्छा कुछ अपवर्तनांक है जो 10वां क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, उसको याद रखिएगा। तो बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.301। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है 1.301 होता है प्यारे बच्चे। अभी हम आपको पानी का अपवर्तनांक निकाल के बताए थे, कितना बोलिए जल्दी से। अभी हम आपको पानी का अपवर्तनांक निकाल के बताए थे, बताइए जल्दी से पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 अभी निकाल के बताए थे ना। देखिए पानी का अपवर्तनांक 1.33 आया था कि नहीं आया था, तो पानी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1.33 हो जाएगा, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1.33 हो जाएगा। और पूछते हैं आपसे हम अल्कोहल का बता दीजिए।
एल्कोहल का बताइए। एल्कोहल का बता दीजिए। एल्कोहल का क्या होता है बाबू? एल्कोहल का अपवर्तनांक बताइए कितना होता है, याद रखिएगा। एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है, बिल्कुल याद रखिएगा 1.36 होता है। हम आपसे पूछेंगे किरोसिन तेल का अपवर्तनांक, किरोसिन तेल का, तो किरोसिन तेल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.47 होता है, ठीक है ना, 1.47 होता है किरोसिन तेल का। ओके, हम आपसे पूछेंगे प्यारे बच्चे कि बताइए बेंजीन का अपवर्तनांक, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बेंजीन में भी प्रकाश का चाल अलग होता है, ये अलग होता है, तो यहां पर लिखेंगे 1.50 होता है। कितना होता है? 1.50 होता है बेंजीन का अपवर्तनांक। हम आपसे पूछेंगे एक कांच होता है जिसको हम बोलते हैं क्राउन कांच, ठीक है ना, क्राउन कांच। कांच का ये कांच का ही एक दूसरा क्वालिटी होता है, जैसे लोकल कांच का नहीं, एक कांच का ही एक क्या कह सकते हैं क्वालिटी होता है जिसको कहते हैं क्राउन कांच। तो इसका अपवर्तनांक जो होता है 1.52 होता है। कितना? 1.52 होता है प्यारे बच्चे, ध्यान रखिएगा क्राउन कांच का। हम आपसे पूछेंगे फिलंट कांच, एक और कांच का प्रकार होता है फिलंट, समझ गए ना, फिलंट कांच। तो फिलंट कांच का अपवर्तनांक आप लोग देखिए, जब क्राउन कांच पूछेगा तो 1.52 सिर्फ कांच पूछेगा। अभी हम आपको क्या बताए थे? कांच। अभी हम आपको कांच में बताए थे ना, शीशा में, देखिए कांच का कितना बताए थे? 1.5 बताए थे। कांच का कितना बताए थे? 1.5। बेंजीन का भी 1.5। हम यहां पर लिख देते हैं कांच का, ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चे कांच से ज्यादा बढ़िया है कि आप लोग याद रखिएगा क्राउन कांच का, आप लोग याद रखिएगा फिलंट कांच का 1.65 होता है, समझ गए, 1.65 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड, याद रखिएगा कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इसका अपवर्तनांक कितना होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड 1.68 होता है प्यारे बच्चे, याद रखिएगा 1.68 होता है कार्बन डाइसल्फाइड का। उसके बाद हीरा का याद रख लीजिए। चलिए हीरा का कितना होता है? 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। याद रखने के लिए बहुत कुछ याद रखते हैं। अगर ताड़पीन के तेल का कोई पूछ देगा, अगर कोई पूछ देगा कि बताइए ताड़पीन के तेल, ताड़पीन तेल, ताड़पीन के तेल का कितना होता है? तो 1.47 बताइएगा। कितना बताइएगा? 1.47 बताइएगा प्यारे बच्चे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो देखिए अलग अलग चीजों में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग चीजों में अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। अब यहां पर आप हमें बताइए कि आपको इतना में देख करके बताइए कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, जल्दी से बताइए। अब आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, जल्दी से बताइए। सबसे कम अपवर्तनांक, सबसे कम अपवर्तनांक, सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? और दूसरा चीज बताइए, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है बताइए। सबसे कम अपवर्तनांक वायु का होता है प्यारे बच्चे, ठीक है ना, कितना होता है? 1 होता है। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का, समझ गए, सबसे महंगा भी है हीरा और इसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होता है, 2.42 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे कम होता है हीरा का और सबसे ज्यादा होता है, सॉरी, सबसे कम होता है वायु का और सबसे ज्यादा होता है हीरा का। बताइए यहां तक आप लोग को याद रहेगा या नहीं रहेगा, जल्दी से बताइए। यहां तक आप लोगों को याद रहेगा, हाँ या ना बोलिए फटाफट से, याद रहेगा ना? अब आज क्या करते हैं कि यहीं तक छोड़ देते हैं, नहीं तो आज अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक बता दिए उसके बाद फिर, अभी निरपेक्ष अपवर्तनांक थोड़ी है, अभी प्यारे बच्चे निरपेक्ष अपवर्तनांक सिर्फ थोड़ी है, अभी निरपेक्ष अपवर्तनांक है, आपेक्षिक अपवर्तनांक है, ये सब बताएंगे तो हो सकता है कि दिमागवा कहेगा कि सर जी अब रहने दीजिए, तो ये चलते अभी इतने पर रहने देते हैं। आज आप लोग इस चीज को बढ़िया से समझ गए, हम समझा भी दिए बढ़िया से, अगली क्लास तक आप लोग और बढ़िया से समझ जाएंगे अगर एक बार भी रिविजन कर लिए तब। अच्छा अब
एक चीज का ना हम और सर्वे कराते हैं, ठीक है। अब एक चीज का हम और प्यारे बच्चे सर्वे कराते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा, कितने बच्चे घर में क्लास का रिवीजन करते हैं। अब बताइए तो जरा, कितने बच्चे जो हैं वो घर में आप लोग जो आज क्लास हुआ उसका रिवीजन करते हैं। अब यहां पर तो भाई बहुत सारे बच्चे झूठो बोलेंगे, लेकिन एकदम सही सही बताइए, कितने बच्चे जो हैं वो घर में क्लास का रिवीजन करते हैं? सही सही एकदम बताइएगा, कितने बच्चे रिवीजन करते हैं, बताइए। कितने बच्चे जो हैं वो घर में क्लास का रिवीजन करते हैं? कितने बच्चे क्लास का रिवीजन करते हैं? हम्म 74% बच्चे। देखिए, हम बोले थे कि कितने बच्चों को समझ में आया, तो बोले थे कि 75% बच्चे बोले थे हमको समझ में आया। 73%, 70% बच्चे रिवीजन करते हैं, 27-30% बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं। भाई तो जब रिवीजन नहीं करिएगा तो कैसे समझ में आएगा, बताइए। जब आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा, बोलिए ना। कभी समझ में आएगा? घर पर रिवीजन करिएगा तभी ना समझ में आएगा जी। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा बाबू, जल्दी से बताइए। कैसे समझ में आएगा, बोलिए ना। तब ना हम कहें कि बच्चों को काहे नहीं समझ में आता है। भाई दिक्कत तो यहां अटका हुआ है। तो आप लोग प्यारे बच्चे अब क्या करिए, घर पर रिवीजन करना शुरू करिए, ठीक है ना। अब आप लोग घर पर रिवीजन करना शुरू करिए। जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा, समझ गए। जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा आपके लिए उतना ही ज्यादा क्या होगा बाबू, फायदेमंद होगा। तो रिवीजन पर जोर लगाइए, रिवीजन पर ध्यान दीजिए, और रिवीजन ही आपको आगे बढ़ाएगा, समझ गए ना। तो रिवीजन पर आप लोग ध्यान दीजिए। और फिलहाल इस क्लास के लिए आप लोग कमेंट करिएगा बाबू। इस क्लास के लिए आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। इस क्लास में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे एकदम अच्छे तरीके से समझ गए हैं या फिर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि भाई क्लास तो एकदम झक्कास लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा, और शानदार तरीके से आप लोग क्लास कर भी रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि आप लोग को क्लास एकदम बढ़िया लगा होगा। तो चलिए बाबू, क्लास में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्लास में आप लोग का ना हम इधर वाला अपवर्तनांक वाला जो भी टॉपिक है हम उसे खत्म कर देंगे, और फिर हम सीधे आ जाएंगे लेंस और प्रिज्म में। तो अगला क्लास भर अपवर्तनांक ही चलेगा और उसके अगला क्लास में लेंस और प्रिज्म में आ जाएंगे। तो चलिए फाइनली यहां पर हम प्यारे बच्चे इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,